नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए स्वर्णलता उपन्यास का 12वां अध्याय। लेखिका आशापूर्णा देवी। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आशापूर्णा देवी और अन्य लेखक लेखिकाओं के उपन्यास कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सुनिए एक कहानी रोज। स्वर्ण को लाज नहीं, लेकिन स्वर्ण के विधाता को शायद कुछ थोड़ी सी लाज बाकी थी। इसलिए हठात एक नई लहर उठाकर कुछ दिनों के लिए स्वर्ण को बहा ले गई। उसी क्षण फिर उसे चूल्हा चक्की में नहीं भेज दिया गया। हठात ही प्रभास चंद्र महामारी की खबर ले आया। प्लेग, फिर प्लेग, जिस प्लेग ने कई साल पहले एक मुल्क को मरघटी बनाना चाहा था। हैजा चेचक फिर भी गनीमत है, लेकिन प्लेग, बाप रे बाप, साक्षात यम। भागो भागो, जिसकी जहां सीख समाये भागो। दक्षिण के लोग उत्तर जाओ, पूरब के पश्चिम, यही भागदौड़ होने लगी। जिनके घर कलकत्ते के बाहर थे, आगंतुकों से भर जाने लगे। जाएंगे ही। प्लेग से बचने के लिए जो असहाय सगे संबंधी दौड़े आ रहे हैं, उन्हें वे भगा कैसे दें। सभी बहुएं नैहर या मौसी के यहाँ या लाचारी में फूफी के यहाँ भी भागी। एक केवल स्वर्णलता की ही बात जुदा थी। स्वर्णलता का नैहर नहीं है, बाप के वंश का कोई नहीं पनाह देने को, तो कहाँ जाकर स्वर्णलता जान बचाए। स्वर्णलता की सास तक नवद्वीप चली जाएगी गुरु के अखाड़े में। चंपा उनके साथ जाएगी, परंतु स्वर्णलता और उनकी कई जहमतें। स्वर्णलता बोली, मैं मरूंगी नहीं, यह तो साबित हो चुका है। प्लेग मेरा क्या कर लेगा, परंतु यह बात तो काम की नहीं। मर्द लोग तो किसी भी क्षण भाग सकते हैं। शहर की अवस्था और भयावह हो जाने से भाग भी जाएंगे। दफ्तर कचहरी भी तो अधिक दिन खुले नहीं रहेंगे, ताला लगने ही वाला है। स्कूल तो बंद हो ही रहा है। चूहा देखते ही मारने के बदले मरने लगते हैं लोग। और इस अवस्था में तुम एक अभागी स्त्री, गोद कांख में 5 और जठर के भीतर 1 लेकर पुरुषों के पांव की बेड़ी बनी रहोगी। कह तो रही हूँ कि मेरे बच्चों को और किसी के साथ भेज दो, कौन लेगा भार। लोग तो अपने ही भार से लेजवान हैं। उनको लिए मरना चाहती हो? अच्छा, वे तुम्हारे खास तालुके की प्रजा हैं, इसलिए चाहोगी तो मारोगी। उन्हें बचाने के लिए मुझे किसी निरापद आश्रय में जाना होगा, जहाँ इस राक्षसी महामारी का पंजा नहीं। किंतु कहाँ है वह स्थान? स्थान का पता सुबोध चंद्र स्वर्णलता के जेठ ने बतला ही दिया। चांपता, सुबाला के यहाँ। अभी अभी देख आया है सुबोध। देखा कि गरीबी में भी सुबाला का संसार सुख का है। तो फिर गरीबी कहाँ? गरीबी नगद रुपए की है, लेकिन सुबाला और उसके पति को मन की दीनता नहीं है। माँ भाई 7 जन्म में भी तो खोज नहीं लेते। एक बार बीमार होने की सुनकर भाई गया, उन्हें मानो हथेली में चांद मिल गया। कितना आदर, कितनी खातिर। वहां स्वर्ण का अनादर नहीं होगा। जो मान वाली है जहां तहां रह नहीं सकेगी। प्रकाश की स्त्री के साथ एक बार प्रकाश की ससुराल जाने की बात हुई थी। राजी हुई स्वर्णलता। यही ठीक है, यही ठीक जगह है। सुबोध चंद्र ने सहसा स्वयं ही पतवार थाम ली। रसोई के दरवाजे के पास जाकर नैवेद्य की ओट से कहा, मजली बहुरानी, मैं नहीं चाहता कि तुम इस महामारी में यहाँ रहो। 2-10 दिन सुबाला के यहाँ जाकर रहो। एक लड़का भीतर से बोल उठा, ताऊ जी, माँ कह रही है सभी चले जाएंगे तो आप लोगों का खाना कौन पका देगी? सुबोध ने हंसकर कहा, ओ ये बात, खाने का जो होगा सो होगा। ब्राह्मण के लड़के हैं, 2 मुट्ठी उबाल कर खा नहीं लेंगे? और फिर हम लोग हैं ही यहाँ कै दिन। जो हालत होती जा रही है शहर की, खैर यही तय रहा। लड़के ने कहा, ताऊ जी आप जो कह रहे हैं वही होगा। वही होगा? स्वर्णलता ने कहा, वही होगा। आश्चर्य, फिर भी राहत की बात है। सबको राहत देकर महामारी से बचने के लिए स्वर्ण प्रायः अपरिचित ननद के यहाँ रवाना हुई, जिसे आजीवन मरने की ही कामना है। किसी ने शायद दौड़कर घाट पर खबर दी। सुबाला गीली साड़ी पहने, पानी भरा घड़ा लिए हांफती हुई 1 मिनट में आ पहुंची। धम से कलसी को बरामदे पर रखकर गीले कपड़ों ही प्रणाम ठोककर उल्लसित स्वर में बोल उठी, अरे ओ मजले भैया, भाग्य से आपके कलकत्ता में प्लेग आया। इस लकड़ी चुनने वाली की झोंपड़ी में महारानी के चरणों की धूल पड़ी। स्वर्ण ने उम्र में अपने से बड़ी और सम्मान में छोटी ननद के मुंह की ओर ताक कर देखा। व्यंग नहीं, कौतुक है।
डंक नहीं मधु है। जी जुड़ा गया। रेलगाड़ी पर चढ़ते ही आंखें जुड़ा रही थी। गांव से उतरने तक कुछ दूर बैलगाड़ी से आना पड़ा। वह तो परम लाभ ही है। जब से स्वर्ण ने अपने मोहल्ले की गली छोड़ी तब से यही सोचती रही। भाग्य से कलकत्ते में प्लेग आया। कौन कह सकता है उस भयंकर प्लेग रूपी सुखदाता के आए बिना स्वर्ण को जीवन में रेल पर चढ़ना भी नसीब होता या नहीं? शायद नहीं होता। लिहाजा कभी गांव देखना भी नसीब नहीं होता। किंतु स्वर्ण ने क्या गांव कभी नहीं देखा? बेशक देखा है। अपनी पितृभूमि बारुईपुर, वह भी ऐसा ही छाया सुशामल निर्भीत शीतल बंगाल का गंवई गांव। लेकिन स्वर्ण की स्मृति में वह छाया केवल अंधकार है। उस श्यामला में दाऊद है। हाय स्वर्ण, यदि उस बार गर्मी की छुट्टियों में बाबूजी के साथ दादी के पास जाऊंगी कहती हुई नाच उठती। स्वर्ण के देखे गांव की स्मृति में स्वर्ण के जीवन का अभिशाप जुड़ा है। फिर भी ये खेत, पोखर, बगीचा, छोटी छोटी झाड़ियां, सब कुछ अपनी हरियाली का समारोह और शीतलता का स्पर्श लेकर स्वर्ण को मानो माँ के स्नेह का स्वाद दे रही है। काश कलकत्ते की बहू ना होकर स्वर्ण ऐसे गांव की एक बहू होती। बैलगाड़ी पर आते समय स्वर्ण ने यह बात कह भी दी थी। ऐसे ही किसी गांव में अगर मेरी ससुराल होती। प्रभोचंद ने अवश्य उसका यह मोहभंग करने के लिए छूटते व्यंग से हंसते हुए कहा था, तुम जैसी आलोक प्राप्त को यह सड़ा गवई गांव पोसाता? यहाँ की बहुओं ने सपने में भी नहीं कभी देखा होगा कि बहू बैठकर अखबार पढ़ रही है। दिन रात बहू तर्क करती रहती है। देश की सोचकर कोई बहू अपना दिमाग गर्म कर लेती है। स्वर्ण ने तमक कर कहा, नहीं देखा है? देखती तो फिर तो सोचना ही नहीं था। उस बहू को लोग ढेकी में कूटते। शहर के दोतल्ले पर पांव धरे बैठे रहने का सुख पाने से हर कोई गांव की यह शोभा देख सकती है। अजी कपड़े खींचते खींचते ढेकी कूटते कूटते जान निकल जाती। स्वर्ण ने हल्की और तीखी हंसी के साथ कहा, किंतु वैसे में एक सुविधा तो है। तालाब पोखर कूद पड़ी और निश्चिंत। अचानक पत्नी का हाथ दबाकर प्रभुचंद्र बोल उठा, देखता हूँ तुम्हें यह लाना ठीक नहीं हुआ। खौफनाक औरत हो तुम। तुम्हारा क्या विश्वास? छोटे बच्चे देख रहे थे कि बाबूजी ने माँ का हाथ पकड़ा है। 10-11 साल के भानु कानो दोनों भाई शर्मिंदा भी हुए मानो। स्वर्ण ने यह अनुभव किया और धीरे से हाथ छुड़ा लेने की चेष्टा की, किंतु प्रबोध छोड़ नहीं रहा था। एक भयंकर आतंकित स्वर में कहा, तुम मेरा बदन छूकर कसम खाओ वैसी कोई दुर्मति नहीं करोगी। स्वर्ण ने मुस्कुराकर कहा, वैसी दुर्मति करूं फिर तो संसार से सारा नाता ही चुक जाएगा। बदन छूकर कसम खाने का क्या मूल रह जाएगा? आहत सा हो उसका हाथ छोड़कर प्रबोध ने कहा, ओ यह बात, हाँ तुम तो मानती ही नहीं कि नाता जन्म जन्मांतर का होता है। तुम मानते हो? प्रबोध ने तेज दिखाते हुए कहा, हिंदू के घर पैदा हुआ मानूंगा नहीं। अच्छा तब तो यह बात मानते होंगे अपघात से मृत्यु होने पर भूत प्रेत नहीं होती है? हाँ बेशक मानता हूँ, नरक भी मिलता है। तो हो गया, मान लो अपघात में मरकर मैं अनंत नरक में सड़ रही हूँ तो और तुम चूंकि मेहतर हो इसलिए स्वर्ग में इंद्र बनोगे। फिर वैसे मैं जन्म जन्मांतर के नाते का क्या होगा? भूत तार्किक स्त्री से बातों पे कोई पार नहीं पाता। और बिगड़कर मुंह हप करके बैठ गया प्रबोध। परंतु स्वर्ण इसके लिए विचलित नहीं हुई। देख रही थी पेड़ पौधों की फांक में मिट्टी के छोटे छोटे घरों के सामने आंगन में तुलसी चौरा, पीछे गुहाल। आंगन माटी से लिपे पुते, गुहाल फूस के छप्पर वाले, तस्वीर से सुंदर। इस सौंदर्य का लालन गांव ने अपने हृदय के रस से ही तो किया है। आंखें जुड़ाती जा रही थी। इसके बावजूद मन में एक तीखा प्रश्न था। जहाँ जिनके पास जा रही है वे निकट आत्मीय तो हैं, पर दूरी का व्यवधान बहुत है। स्वर्ण तो 7 जन्म में भी उनका नाम जबान पर नहीं लाती। सुख के समय उन्हें भूले रहकर आड़े समय में आकर उनके गले पड़ जाना, इससे बढ़कर निर्लज्जता और क्या हो सकती है? उंगली से यदि मझली ननद उस निर्लज्जता का इशारा करे, कहे क्यों जी अब गरज का बावला, जरूरत पड़ी तो बहन, कहना तो कुछ असंभव नहीं। इस अवस्था में ऐसा तो कोई भी कह सकता है। जिस पर सुबाला मुक्तकेशी की बेटी है, किंतु मुक्तकेशी की बेटी मुक्तकेशी की भांति मुंह पर करारा जवाब देने को तत्पर नहीं है। वह उल्लास और पुलक से बोल उठी, भाग्य से प्लेग आया इसलिए महारानी के चरणों की धूल पड़ी। स्वर्ण के कान जुड़ा गए, प्राण जुड़ा गए। स्वर्ण के आने पर कोई पुलकित हो रही है, यह अनुभूति नहीं है। स्वर्ण को इसका स्वाद नहीं मालूम। स्वर्ण तो जानती है उसका आविर्भाव ही नहीं, तिरोभाव भी नहीं। वह जहाँ विराजित है वह उसका नित्य धाम है। जानती है
कि उसके उस नित्य धाम के चारों ओर का वायुमंडल उसकी आलोचना के प्रखर ताप से तप्त रहेगा। तुम आई हो स्वर्ण, आह कितनी खुशी हुई। यह भाषा स्वर्ण के लिए नहीं है, यद्यपि दुनिया के दीनता के दाता दीन के लिए भी यह भाषा है। भिकमंगिन माँ भी प्रार्थना करती है कि हे नवमी की रात तुम बीत मत जाना। स्वर्ण के लिए यह प्रार्थना नहीं, वह क्या मूल्यहीन है। मूल्यवान होने के सौभाग्य से वह चीर वंचित है। उसकी कीमत आंकी गई सिर्फ एक अभ्यास मलिन शैया में। वहाँ उसके लिए आग्रह का आह्वान अपेक्षा करता है, परंतु वह आग्रह क्या प्रेम का है, वह आह्वान क्या पौरुष का है। नहीं, वह तो महज एक आदत का नशा है। इसलिए वह आह्वान पुरुष स्वर्ण की चेतना को विद्रोही बनाता है, पीड़ित करता है, उसकी आत्मा को जीर्ण करता है। इसलिए अपने मूल्य को क्या स्वर्ण जानती नहीं। इसलिए यौवन रहते प्रौढ़ हुई, खटते खटते दुबली हुई श्रीहीन स्त्री की इस खुशी ने स्वर्ण के प्राण को जुड़ा दिया। प्रबोध ने कहा, चरणों की धूल तो खैर पड़ी, परंतु 50 कोस दूर से अपनी भाभी को पहचान तो गई है। महारानी ही है। अब महारानी का मिजाज रखते हुए चलने में परेशान हुआ कर। आज ही कल जाना आना नहीं रहा तो क्या मैंने देखा नहीं उसे। पाँव की तरफ साड़ी को निचोड़ते निचोड़ते सुबाला ने कहा, मेरी माता जी के हाथ में पड़ने से महादेव भी बंदर हो जाता है। गुरुजन है, उनकी निंदा नहीं करती, मगर समझती तो हूँ। स्वर्ण ने अवाक होकर ताका। हाथ पांव की नसें उभरी हुई, शीर्ण मुखड़ा, पतले बाल, बर्तन मांजने वाली नौकरानी जैसे चेहरे वाली की ऐसी स्वच्छ निर्मल दृष्टि शक्ति, स्वर्ण को वह समझ सकती है। प्रबोध अवश्य अवाक नहीं हुआ, हंसकर बोल उठा, कुमुद को पहचाना गोपाल ठाकुर ने। खैर जीजा जी को नहीं देख रहा हूँ, उन्हें कहाँ देखोगे, आजकल सवेरे का स्कूल है ना, अगले सुबह ही उठकर लड़कों को चराने गए हैं। घर भी इसलिए शांत है, अपने भी तो सब उसी गुहाल में गए हैं। और लड़कियाँ लड़कियाँ आंगन की रस्सी से गमछा खींचकर बालक को पहुँचते हुए सुबालो, बड़ी तो ससुराल में, छोटी तीनों उसी गुहाल में। स्कूल में? हाँ अजी, मेरे देवर ने लोगों के पांव पड़ पड़ कर गाँव में लड़कियों के लिए पाठशाला खोली है, सो अपने घर की लड़कियों को तो पहले भेजना ही है, नहीं तो फांसी। तुम्हारे देवर? खुशी से स्वर्ण का मुखड़ा खिल उठा। खूब अच्छे है ना, अच्छा कहो तो अच्छा, मटर गश्त कहो तो मटर गश्त। परंतु सुबाला ने गले को जरा उतार कर कहा, बहरहाल स्वदेशी की सनक ने बड़े भाई को कुछ चिंता में डाल दिया। गीले कपड़े बदलने के लिए सुबाला कमरे में चली गई। चिल्लाकर कहा, सुनो, हाथ मुंह धोने के लिए पोखरे में मत चली जाना, मैं पानी देती हूँ। प्रबोध ने चिंतित होकर कहा, हुआ एक झमेला। बहनोई का भाई स्वदेशी फदेशी है, तब तो क्या तुम्हें फांसी होगी। मेरा कुछ नहीं, तुम लोगों को यहाँ रख जाऊंगा। पुलिस को तो नहीं पहचानती हो। सड़े गंवई गांव को बसवारी से पोखरे के पंख के भीतर से खींचकर मुजरिम को निकाल लेती है। कलकत्ते के राजपथ से भी तो निकाल रही है। हाँ हाँ, वहाँ से भी निकालती है, लेकिन हम तो उस गवारपन में नहीं आते। अपनी सावधानी की महिमा से प्रबोध फूल गया। स्वर्ण ने अब तक तर्क नहीं किया। उसके मन में स्पंदित होने लगा कि वह एक स्वदेशी सनक वाले पुरुष को देख पाएगी। कितना बड़ा है वह देवर, ब्याह हो गया है, घर गृहस्थी वाला लगता तो नहीं। सुबाला ने कहा, मटर गश्त। इसके बाद सुबाला ने आतिथ्य की धूम मचाई। मंजे हुए झकमकाते गड़ुए में लाकर हाथ मुँह धोने को पानी दिया। फूल कासे की बड़ी बड़ी रिकाबियों में दी मूढ़ी, नारियल, लड्डू। भतीजे भतीजियों को जतन से ले जाकर खाने के लिए बैठाने लगी और उसके बाद ही बोल उठी, वह देखो मेरा देवर आ रहा है, एक खबरदार कोई उसे प्रणाम मत करना। प्रणाम करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। प्रणाम करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं, यह तो एक अभिनव भाषा है जिसने स्वर्ण के कानों को फिर एक बार शीतल कर दिया, शायद चेहरे को भी दमका दिया। किंतु प्रबोध के लिए वह आग्रह दीप्त मुखड़ा अवश्य ही प्रीतिकर नहीं हुआ, होने की बात भी नहीं। उसके जी में आया स्वर्ण को इसी वक्त लिबा ले जाए, बच्चों को उसकी फूफी के पास रखकर। किसे पता था कि सुबाला के घर में एक ऐसा खौफनाक जीव है। पत्नी को ऐसे एक आवारा गर्द पर पुरुष के आसपास छोड़ जाने से उसे यम के मुंह में डाल देना ही बेहतर है। एक तो अपने ही मन में अपनी और का भटकरा उसका हल्का है, स्वर्ण का मन उसकी पहुंच से बहुत ऊपर। वह जानना प्रबोध के लिए बाकी नहीं, किसी तरह से रोकथाम कर उम्र पार कर देना है बस। किंतु उस काल की निश्चित सीमा रेखा क्या है? स्वर्ण के 12 साल की बेटी है, उसके बाद के 5 और बच्चे बच्ची है, किंतु देखने से तो नहीं लगता कि उम्र उसकी जा रही है। उस जमाने में नवाब लोग बेगमों को हरम में बंद रखते थे, यही ठीक था। हाय, कहाँ से यह प्लेग का हंगामा आया? ताज्जुब। प्रबोध को यह सूझी नहीं कि स्वर्ण को यहाँ रख जाने के पहले देख जाए कि जगह कैसी है।
सुबाला की अकेली गृहस्थी है और एक बूढ़ी सास है, यही तो मालूम था। इस देवर का तो पता भी नहीं था। स्वर्ण जिसमें उसके सामने हरगिज नहीं निकले, इसलिए आंखों के इशारे से प्रबोध ने पत्नी को भीतर जाने को कहा, किंतु वह इशारा बेकार गया। स्वर्ण ने भी इशारे से कहा, क्यों, उससे क्या। ठीक उसी समय वह भयंकर जीव आंगन के बेड़े के अंदर आया और वहां एक नया संसार देखकर ठिठक गया, लेकिन पल ही भर को। सुबाला ने खुशी से कहा, अजी मेरे मजले भैया और मजली भाभी हैं, और ये सब भतीजे भतीजे। इसका नाम भानु, इसका कानू या चंदन, पारुल, खोका। पुकार का नाम तो जानते हो भाई, पोशाक का नाम नहीं मालूम। कहाँ चंपा को तो नहीं देख रही हूँ भाभी। हाय राम, अब तक तो ख्याल ही नहीं आया। वह दादी के पास है। प्रबोध स्वर्ण के बोलने से पहले ही बोल उठा। सुनते ही प्रबोध के सर्वांग में आग लग गई। क्यों झट अपनी कंठ सुधा को बिखेरना, क्यों, क्या जरूरत थी। छोकरा कुछ मुंगना है, लिक लिक गेहूं की तरह देखने में, इसी से उम्र कम लगती है। स्वर्ण से हरगिज छोटा नहीं होगा, छोटा ही है तो भी क्या विश्वास, देखने में बुरा है उसी से क्या होता है। अविश्वासनी स्त्री के लिए कोई बाधा नहीं। हाय हाय, प्रबोध ये कैसा काम कर बैठा, और उसे आज ही चल देना पड़ेगा। जहाज घाट की हालत डामाडोल है, कुली मजदूरी ने सब भाग रही हैं। प्लेग के डर से जितना ना है, टीका लगेगा इस डर से अधिक। 2-4 दिन रुक सकता तो लक्षण दिख जाता, और यदि रंग ढंग कुछ गड़बड़ दिखता तो वापस ले जा सकता था। यह तो कुछ भी नहीं है, नहीं हो रहा, मगर उधर तो बढ़ता जा रहा है। कम्बत तो छोकरे ने झट से खोका को गोदी में उठाकर कहा, देखने में तो ग्रेट है, अच्छे खासे हैं। मजली भाभी की देखभाल की तारीफ है। अपने यहाँ स्वस्थ बच्चों की बड़ी कमी है। नमस्ते मजले भैया, कुछ ख्याल मत कीजिएगा, मैं बोलता कुछ ज़्यादा हूँ। ये अपनी भाभी जी हैं, इन्होंने मेरा नाम वाक्य वागीश रखा है। बच्चों के कंकालसार होने के कारण मैं रात दिन उनकी लानत मलामत करता हूँ। अचानक एक और भी भयंकर और उससे भी साहसिक कांड कर बैठी स्वर्ण। अशोभन नहीं, असभ्यता नहीं, शास्त्र समाज विरोधी नहीं, क्यों यह बदमाशी में तड़ से बोल उठी। और आपका अपना, अच्छा सुवाला तो गांव की बहू है। इस निर्लज्जता के लिए उसी ने भाभी को कुछ क्यों नहीं कहा। इसका मतलब है बुद्धि बुद्धि का वास्ता नहीं। वास्ता होता तो भला इस पर भी हंसती, हंसकर क्या उठती, अरे इसकी छोड़ो, यह तो देश उद्धार कर रहा है, इसी क्या नहाने खाने की फुर्सत है। भाभी मुझे इस पर आपत्ति है, बोल उठा एक भद्र महिला के सामने जली लकड़ी का विशेषण। मजले भैया जरा अपनी बहन का रवैया देखिए। मजले भैया अपनी बहन के रवैये की ओर न ताकर चिल्ला उठे, ए चन ये क्या हो रहा है, इतनी मुड़ी क्यों बिखेर रही है। सब चौंक उठे, थम थमा गए। फिर भी चले जाना पड़ा। प्राण पंछी को पिंजरे से निकलकर जंगल झाड़ी से उड़ाकर। उपाय क्या था, आखिर पागल तो नहीं है कि इसे ही ले जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, इसका भरोसा है कि यह कि छोकरा अमूल्य का सहोदर भाई नहीं, नाते का है, दूसरे घर में रहता है, किंतु भरोसा भी ज़्यादा नहीं। सूने घर में रहता है, खाता ही यहाँ है। उसको अपना कहने को एक फुआ है, मर जाने पर कह सुनकर सुबाला ने ही यह व्यवस्था की, या भटका हुआ खाइए। प्रबोध ने खींचकर पूछा, दयामाई ने ब्याह क्यों नहीं किया। भैया के बिगड़ने से सुबाला ही बोली, राम कहो, वह ब्याह करे तो देश को स्वाधीन कौन करेगा। आवारापन। मैं कहता हूँ आज तू पका चुकी देती ना, सदा क्यों दूसरों को मत्थे चलेगा क्या। सुबाला को चोट सी लगी, वह गंभीर हो गई, बोली, पराया समझने से पराया कहो तो पराया। मैं क्या दिन पका चुका खाऊंगी, यही कौन जानता है, जाने किस दिन उसको जेल जाना पड़े। अपनी बहन भी प्रबोध के नखरे का जहाज लगी। नाते के देवर के लिए इतना, और ऐसे आदमी को तू अपने घर आने देती है। सुबाला अबा, किसे नहीं आने दूं, अंबिका देवर जी को। तुम भी तो क्या कहते हो भैया। खैर तेरा आदर कर्तव्य छलक पड़ा, किंतु अमूल्य के हाथ तक लगे तो। सुबाला विचलित नहीं होती। नियति की सिवाय गति नहीं भैया। आग में हाथ डालकर यदि कहो नियति तो जलेगा ही ना। प्रबोध खिजला उठा। सुबाला हंस पड़ी। भाई बहन के तर्क वितर्क में स्नेह संभाषण के बीच स्वर्ण अब तक बोली नहीं, पर वो अब बोल उठी। आंखों के सामने यह बुरा दृष्टांत नहीं बल्कि महान आदर्श है। मजली ननद जी का भाग्य अच्छा है कि इसके बच्चे अपने सामने एक ऐसा आदर्श तो पा रहे हैं। बोध का माथा जलने लगा और जलते माथे के साथ ही उसे लौटना पड़ा। पर वो जितना ही यह सोचने लगा, उसका माथा झांझा करने लगा किस उपाय से स्वर्ण को लौटा लाया जाए।
हे ईश्वर, इस प्लेग को यदि तुम लौटाकर अपने भंडार में नहीं ले जा सको तो तुम्हारे इस भक्त प्रजा प्रबोध को ही प्लेग दे दो। इतना बड़ा कारण आ जाए तो शायद स्वर्ण को जरूर ही लाया जा सकेगा।